हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज जो है हम परासरण दाब पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखेंगे परासरण दाब किसे कहते हैं। उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। यानी कोई विलयन है जिस पर बाहर से कोई दाब लगता है, जिससे कि उस विलयन में जो विलायक के अणु जो रहते हैं ना, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से और उसके प्रवाह को जो है ना अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे। ठीक है, अभी आगे देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है। अगला है हमारा समपरासारी विलयन, यानी वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। ओके, यानी वे विलयन जिनके परासरण दाब आपस में क्या है, समान होते हैं, समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अगला है हमारा अतिपरासारी विलयन। अतिपरासारी विलयन यानी कि यदि किसी विलयन का परासरण दाब अन्य विलयन से अधिक होता है तो यह अतिपरासारी विलयन कहलाता है। यदि कोई विलयन जिसका परासरण दाब, दो विलयन है, इसका परासरण दाब अन्य विलयन से अधिक होता है तो अतिपरासारी विलयन कहलाता है। और अल्पपरासारी विलयन में हो जाएगा यदि किसी विलयन का परासरण दाब किसी अन्य विलयन से कम होता है तो यह अल्पपरासारी विलयन कहलाता है। अति यानी जिसमें एक विलयन का जो है परासरण दाब अधिक होता है तो अतिपरासरण विलयन कहलाता है। और जब जिसमें इस विलयन का परासरण दाब कम होता है तो अल्पपरासारी विलयन कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है। वह झिल्ली जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती है लेकिन विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाता है। ठीक है, विलायक ज़्यादा होगा तो उसके तो अणुओं को निकल जाने देती, क्योंकि वो ज़्यादा है तो वो निकल जाएंगे, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं निकलने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब वो झिल्ली है कौन सी, देखेंगे। एग्जाम्पल, चर्मपत्र, अंडे की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली आदि। ठीक है, अगला है आपका समपरासारी विलयन हो गया हमारा। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलय का एक मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। देखो क्वथनांक और हिमांक क्या होता है। क्वथनांक होता है वो पॉइंट जिस पे जो है पानी जो है गर्म हो जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है, और हिमांक उसको कहते हैं जिस टेम्परेचर पे पानी जम जाता है। ठीक है, तो किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलय का एक मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसका फॉर्मूला है स्मॉल m इक्वल्स टू 100 इंटू K 100 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा कैपिटल T स्मॉल b इंटू कैपिटल W। देखेंगे जहाँ या तो KB या K 100 इक्वल्स टू मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर उन्नयन स्थिरांक स्मॉल w विलय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और डेल्टा कैपिटल T स्मॉल b क्वथनांक में उन्नयन, और स्मॉल m बराबर होता है विलय का अणुभार। तो इससे अणुभार ही निकाला जाता है, इसलिए m ले आए पर। अगर आपसे ये पूछता है तो इसे इधर ले आएंगे और इसे ऊपर पहुंचा देंगे, यहाँ इसे निकाल देंगे। ठीक है, अगला है हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक। देखो मोलर उन्नयन स्थिरांक में 100 ग्राम में घुले थे विलय का एक मोल, लेकिन मोलर उन्नयन स्थिरांक में जो है 1000 ग्राम में घुले रहेंगे। देखेंगे
किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, और यहाँ किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, तो वहाँ 100 है और यहाँ 1000 है। इसका फॉर्मूला देखेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक का, स्मॉल m इक्वल्स टू 1000 इंटू के 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा कैपिटल T स्मॉल b इंटू कैपिटल W, जहाँ के 1000 या के बी इक्वल्स टू मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीडियो पे ज़्यादा कमेंट होता है, लाइक होता है, तो उसको जो है ना यूट्यूब जो है ज़्यादा शेयर करता है वो, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट में बता सकता है। ठीक है, और जो ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाई जा रही है क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो लॉकडाउन में स्टूडेंट जो है घर पर रहकर तैयारी कर। हेलो स्टूडेंट, देखेंगे अगला है आपका राउल्ट का नियम। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यह राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम कहलाता है। ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर तो किसके, तो यह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर, तो वाष्प दाब, तो वाष्प दाब ये है और विलेय का मोल प्रभाज ये है। हमने इससे पहले पढ़ा था किसी विलेय में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज बटे उसमें उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मोल प्रभाज पढ़ा था, तो वाष्प दाब जो होता है, आपेक्षिक वाष्प दाब जो होता है मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल विलेय का भार बटे ये विलेय, और ये विलेय को डिनोट करता है स्मॉल, और कैपिटल जो है विलायक को डिनोट करता था पहले जो हमने पढ़ा था। देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ स्मॉल n बराबर क्या है, स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक, इसी तरह ये तो विलेय के लिए हो गया। जब ये विलायक के लिए है तो n बराबर कैपिटल W बटे कैपिटल M, जहाँ W और W विलेय तथा विलायक के भार, M और M विलेय तथा विलायक के अणुभार है। यानी कि विलेय का जब बोलेगा तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक, जब ये बड़ा हो गया तो विलायक बड़ा होता है, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। समझ में आ गई बात। कैपिटल होगा तो विलायक और स्मॉल होगा तो विलेय है। अब आगे देखेंगे, किसी तनु विलयन में n का मान n के सापेक्ष बहुत कम होता है, अतः हर में स्मॉल n के मान को छोड़ सकते हैं। यहाँ देखेंगे कैसे, ये वाष्प दाब था हमारा, इसको हमने ऐसे ले लिया, इसको ऐसा हमने लिया कि हमने ऊपर विलेय दिखा दिया और नीचे विलायक दिखा दिया। जब विलेय दिखाया तो स्मॉल n बराबर हमारा क्या था, W बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m, तो इसको हमने यहाँ रख दिया स्मॉल w बटे स्मॉल m। कैपिटल n था तो कैपिटल n बराबर कैपिटल W होता है कैपिटल m, तो इसको हमने यहाँ रख दिया कैपिटल W बटे कैपिटल m इक्वल कर दिया। जब हम भिन्न को भिन्न से डिवाइड करते हैं तो नीचे वाला कहाँ जाता है, तीसरे के पास जाता है, यानी ऊपर जाता है, यहाँ चला गया और ये नीचे आ गया। तो स्मॉल w कैपिटल W, स्मॉल m कैपिटल W। समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि कंडीशन होनी चाहिए ऐसी कि ताप जो है नंबर 1 स्थिर रहता है इसमें, दूसरा विलेय की मात्रा प्रयुक्त करके तनु विलयन बनाता है। अब राउल्ट के नियम की सीमाएं, यानी राउल्ट की सीमाएं क्या थी, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। नंबर 3, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर
राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। नंबर 4, जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के विलयन भी इस नियम का पालन नहीं करते हैं।